नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप एसएससी जीडी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 9 बज चुके हैं और 9 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी साइंस की क्लासेस का होता है, जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं और यहां पर आपकी होती है रोजाना प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस? जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब प्रीवियस ईयर पेपर किसका? रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर, जो जितने भी आपके रेलवे के एग्जाम्स होते हैं उनमें आए हुए उन क्वेश्चंस को हम यहां पे प्रैक्टिस करते हैं, जो वास्तव में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जितने साथी मेरे साथ में जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग। आप लोग, मुझे लगता है कि मेरी आवाज और वीडियो आपको सही समझ में आ रहा होगा या दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको आवाज सही सुनाई दे रही है और वीडियो अच्छा चल रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। इसके बाद में हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और आपको मैंने बता दिया था कि हम चैप्टर वाइज इस सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। फिजिक्स की ये क्लास जो है वो 15वीं क्लास है। इसका मतलब ये है कि 14 क्लास हो चुकी हैं और 14 क्लास में मैंने आपको अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चंस कराए हैं। तो इसके लिए प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके उन क्वेश्चंस को, उन चैप्टर्स को कर सकते हो। तो पहले बता दी क्लास क्या बोल रहा था मैंने, क्या मतलब? क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जय हिंद भाई। ये कौन है? अफन लवर, कुशवाहा बॉय, अंकित, गुड इवनिंग भाई। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं आज एक नए चैप्टर के साथ में, जो मैंने बताया था कि हम कल वेव को पढ़ रहे थे, यानी तरंग को समझा था कि तरंग में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उसी तरीके से ध्वनि का भी एक चैप्टर अलग है यहाँ पर फिजिक्स में। तो ध्वनि को भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं, यानी साउंड भी आप एक तरीके की प्रकार की वेव ही होती है, तो हम उसको समझने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका क्वेश्चन, आता है नहीं, चलो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन से पहले मैं आपको थोड़ा सा वेव के बारे में, यानी साउंड के बारे में बताता हूं। साउंड वेव होती क्या है? साउंड के बारे में जब भी मैं बात करूंगा तो आपको पता है साउंड वेव वास्तव में अपने आप की एक प्रकार की ऊर्जा होती है। वेव कब बनेगी? जब डिस्टरबेंस होगा, यानी किसी में कोई भी डिस्टरबेंस हो जाए, यानी शांत जल है, वहां पे हम क्या कर रहे थे? कल डिस्टरबेंस कर रहे थे, डिस्टरबेंस से ही तो आपकी वेव बन रही थी। तो यहां भी क्या चाहिए? यहां भी डिस्टरबेंस ही चाहिए और डिस्टरबेंस से ही यहां पे क्या बनेगी? वेव बनेगी। और यहां पे जो डिस्टरबेंस होगा उससे वेव बनेगी और उसी के आधार पर यहां पे ध्वनि की भी वेव बनती है, वो भी डिस्टरबेंस के आधार पर। अब डिस्टरबेंस कैसा होगा? जो कंपन हम कराते हैं ना, वही हमारा डिस्टरबेंस होता है। जैसे मैंने हवा के पार्टिकल जो होते हैं, हवा के पार्टिकल आपने देखे होंगे कंपन करते हैं। तो हवा के जो पार्टिकल होते हैं वो कंपन कैसे करते हैं? मानो ये हवा का पार्टिकल है, ये हवा के पार्टिकल है, यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पे जैसे ही डिस्टरबेंस होगा तो इनमें क्या होगा? गति होना स्टार्ट हो जाएगी और वो गति होगी आगे और पीछे, और इस तरीके से गति होगी। तो ये क्या है? इनमें डिस्टरबेंस हो जाता है और गति करते हैं इस तरीके से, आगे और पीछे एक तरीके से गति करते हैं। और इसी वजह से ये कैसी तरंगे कहलाती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? ये अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अनुदैर्घ्य तरंगों के साथ में ये जो तरंगे होती हैं ये मीडियम पर निर्भर करती हैं। इनके लिए क्या चाहिए? इनके लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए जिसमें ये क्या करेंगी? जिसमें ये गति करेंगी। अब माध्यम जैसे आपने सोचा हवा, हवा भी आपका एक प्रकार का माध्यम है। इसके अलावा आप देखोगे जल यानी पानी, पानी भी आपका एक प्रकार का माध्यम है। और आप देखोगे ठोस, तो ठोस भी आपका एक प्रकार का माध्यम है। ये कहां पे गति नहीं करेंगे? जहां पर आपका क्या होगा? नहीं, इन तीनों में से कोई एक चीज नहीं होगी। जैसे निर्वात, तो निर्वात में यहां पे आपको, वहां पर आपकी ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी। उसका रीजन है कि ये ध्वनि जो है इसके लिए माध्यम की जरूरत होती है, और निर्वात में कोई माध्यम अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ध्वनि वहां पर नहीं चल पाएगी और ना ही हमें सुनाई देगी। ठीक है जी। हाँ, माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। त्रिशा शर्मा, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दिया कि इस तरीके से इस पे क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्वनि के जो आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को भी 3 प्रकार से बांटा जाता है। एक होती है आपकी श्रव्य तरंगें, एक होती है पराश्रव्य तरंगें, और एक होती है अवश्रव्य तरंगें। श्रव्य तरंगें वे होती हैं जिन्हें हम ऑडिबल, यानी ऑडिबल जो वेव्स होती हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं, मानव सुन सकता है, उसे हम श्रव्य तरंगें यानी ऑडिबल कहते हैं। इसी प्रकार से आगे और होती हैं, वो मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। क्वेश्चन आते जाएंगे, मैं आपको समझाता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 1, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल टी के बीच में क्या संबंध होता है? ध्वनि की आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच में क्या संबंध होता है? सामने आपको 4 फॉर्मूले दिए गए हैं। n इक्वल टू 1/t² होता है। n इक्वल टू टी, यहां पे n का मतलब, जो हम कल फ्रीक्वेंसी में f लेके चल रहे थे, यहां पे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी को n से मेजर करते हैं। ठीक है, n से रिप्रेजेंट किया गया है। तो n इक्वल टू 1/t और n इक्वल टू 1/√t। तो क्या होगा? ध्वनि तरंग की आवृत्ति।
माध्यम। ऋतु कुमारी का आंसर आ चुका है, ऋतु कुमारी ने बता दिया ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि हमने कल पढ़ा था। क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है? आवृत्ति इक्वल टू होता है 1 अपॉन आवर्तकाल। ठीक है, आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन आवर्तकाल। और आवृत्ति को यहां पे जो मेजर किया गया वो यानी रिप्रेजेंट किया गया वो एन से किया गया है, और आवर्तकाल को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू 1 अपॉन टी हो जाएगा। और हम जो पढ़ रहे थे वो एफ इक्वल टू 1 अपॉन टी था। इसका मतलब एफ भी हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे मेजर कर रहे थे, यानी फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे थे? एफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एन से दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इन ऐसे तरीके से चेंज हो जाते हैं। गुड इवनिंग गौरी गौतम। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शिवा राजपूत गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर आता है 2। ध्वनि तरंगें किसमें यात्रा नहीं कर सकती हैं? ध्वनि तरंगें कहां पर यात्रा नहीं कर सकती? ए कहता है ये वायु में नहीं कर सकती, बी कहता है पानी में नहीं कर सकती, सी है निर्वात में, और डी है यहां पे स्टील में नहीं कर सकती। तो क्या आंसर होगा? एक बार अपने साथियों को सेशन को इसको शेयर जरूर कर दें। सी इज राइट, शिवा राजपूत ने बताया सी। और आफन लवर, भाई आफन है अफन है ये बता देना जरा क्या है। चलिए ऋतु कुमारी का आंसर आ रहा है सी। तो मैंने अभी बताया कि इनको माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम क्या हो सकते हैं? वायु हो सकती है, पानी हो सकता है, स्टील हो सकती है, तीनों ही हो सकते हैं, यानी ठोस, द्रव और गैस। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूं तो वायु में अगर मैं पूछूं कि ध्वनि की चाल क्या होती है, तो वायु में होती है 332 मीटर पर सेकंड। याद रखना कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। और पानी में पूछा जाए तो पानी में जो चाल होती है वो होती है 1498 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसी तरीके से स्टील के बारे में पूछा जाए तो आपकी होती है 5960 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे आप देखो किसमें सबसे ज्यादा है, तो आपको इन तीनों में दिख रहा होगा स्टील में सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ठोसों में सबसे ज्यादा होती है ध्वनि की चाल, ठोस में सबसे ज्यादा होती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि यहां पे ठोस में पार्टिकल जो होते हैं, अगर मैं इनके पार्टिकल की बात करूं तो ये क्या होते हैं? बहुत ही डेंस, यानी बहुत पास पास होते हैं। और अगर पास पास होंगे तो हल्का सा भी ये वाइब्रेट करेंगे तो ध्वनि क्या होगी? ज्यादा निकलेगी। तो इस वजह से क्या होता है, यहां पे ये वाइब्रेशन अगर इनमें होगा तो बहुत तेजी से होगा। ठीक है, इसके बाद में पानी की बात करूंगा तो पानी में पार्टिकल क्या होते हैं? थोड़े दूर होते हैं। अगर थोड़े दूर होते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ध्वनि जो होगी, ध्वनि की चाल होगी वो इससे कम होगी। ठीक है, वायु के क्या होते हैं? वायु के सबसे दूर होते हैं, यानी तीनों में सबसे ज्यादा दूर पार्टिकल होते हैं। तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो क्या हो जाती है? कम होती है। तो सबसे कम पूछा जाए तो वायु में, और सबसे ज्यादा पूछा जाए तो ठोस में होती है। ये बात आप याद रखना। और निर्वात में यहाँ पे कोई भी चाल नहीं होती, क्योंकि निर्वात में ध्वनि जो होती है वो यहाँ पे संचरण नहीं कर पाती, चल नहीं पाती। अच्छा, रूबी गौतम नए नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। और 3 कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी हमें गलत बताना है इनमें से कौन सा है कि ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो कैसी तरंगें होती हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। ए कहता है ये प्रेशर वाली होती हैं, बी कहता है कि इको वाली होती हैं, प्रतिध्वनि होती है, सी कहता है विद्युत चुंबकीय होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, ऑप्शन डी कहता है यांत्रिक होती हैं, यानी मैकेनिकल होती हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा कि ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? बताइए। तो यहां पे आपको मैं बता दूं, मैंने अभी आपको बताया था कि ध्वनि के पास में जैसे जो आपके कण जो होते हैं, ये कण जो होते हैं क्या कैसे गति करते हैं? या तो ये आगे करेंगे या फिर पीछे करेंगे। ठीक है, और कल हमने एक और पढ़ा था, वो क्या था? हमने इस तरीके से गति पढ़ी थी। अगर मैं यहां पे कोई भी पत्थर बांध दूं तो ये गति कैसे करेगा? या तो ऊपर करेगा या फिर ये नीचे की तरफ करेगा। तो इसको हम क्या कहते थे? इसको कह रहे थे हम अनुप्रस्थ। इसको क्या कहते थे? अनुप्रस्थ कह रहे थे। और इस वाली गति को कह रहे थे अनुदैर्ध्य, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे जो कोण बन रहा है वो कैसा बन रहा है? या तो 0 डिग्री बनेगा या फिर 180 डिग्री का बनेगा। और अगर ऐसा बनेगा तो इसका मतलब क्या है? यहां पर क्या होगा?
यहाँ पे जो ध्वनि का संचरण होगा वो कैसा होगा, समानांतर होगा। और यहाँ की बात करूंगा यानी पैरेलल होगा। और यहाँ पर बात करूंगा तो यहाँ पे आप देखो ये क्या है, पत्थर जो है वो ऊपर या नीचे की तरफ में गति कर रहा है, और आपका लहरें जो जा रही हैं वो आगे की तरफ जा रही हैं। तो लहरें तरंगें जो होती हैं वो ऐसे चलती हैं, और यहाँ पे वस्तु है वो इस तरीके से। तो इसका बीच में कोण जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है, और इसे हम कहते हैं लंबवत। तो यहाँ पे आप एक बात बताओ, तो ये दोनों जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये किसके टाइप होते हैं, ये मैकेनिकल के टाइप होते हैं। ये दोनों ही मैकेनिकल के टाइप हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ध्वनि तरंगें तो अनुदैर्घ्य होती हैं, लेकिन अनुदैर्घ्य यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो अनुदैर्घ्य की जगह पे क्या हो जाएगा, यांत्रिक हो जाएगा, क्योंकि अनुदैर्घ्य जो है वो यांत्रिक का ही एक पार्ट है। यहाँ पे दो टाइप होते हैं, दो आपको मैंने दोनों बता दिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ए आंसर नहीं होगा, दाव आंसर नहीं होगा। गौरी गौतम गलत है आंसर। रेशमा का भी ए है, तो तीनों ही गलत हैं। गीता दी नहीं आई है, गौरी गौतम वो पता नहीं आई है। चलिए तो आंसर क्या हो गया, सब क्या मोए मोए हो गया, सबके गलत हो गए। अच्छा असत्य लिख गया है, ये कह दो सत्य है। ठीक है, कौन सा सत्य है, अब तो ठीक है। यहां पे पूछा गया सत्य है, अब तो सही है शिवा राजपूत, क्योंकि यहां पे तीनों क्या है, सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। ए कहता है आयाम, एम्पलीट्यूड जिसे बोलते हैं, समय अवधि यानी आवर्तकाल, और आवृत्ति जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सी आपका मोशन हो गया, और डी आपका डेंसिटी हो गया। इन चारों में से कौन सा आंसर क्या होगा, विशेषता नहीं है। अब इसमें नहीं पूछा गया, ये ध्यान रखना, विशेषता नहीं है। ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है इनमें से, ऋतु कुमारी का आंसर, गौरी गौतम का, और यहां पे हाँ जी डेंसिटी आंसर होगा। तो जो लोग डेंसिटी के साथ में हैं वो बिल्कुल सही हैं। जब भी मैं यहां पे ध्वनि तरंग की बात करूंगा तो आपको पता है आयाम होता है, यानी आयाम क्या होगा, यहां पे एम्पलीट्यूड होता है। और एम्पलीट्यूड जब यांत्रिक तरंगों की बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड की जरूरत होती है। तो इसका मतलब है कि जितनी आपकी ये आयाम का मतलब है माध्य अवस्था से जितना ये विस्थापित हो रहे हैं, विस्थापित का मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जो आपकी, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ में हो। ये तो होगी अनुप्रस्थ की बात। अब जो अनुप्रस्थ के अलावा अनुदैर्घ्य की जब मैं बात करूंगा तो अनुदैर्घ्य भी तो है, तो ये भी तो आयामी होगा। माध्य अवस्था से एक तरफ इस साइड जाएगा, दूसरी तरफ में दूसरी साइड जाएगा, तो ये मैक्सिमम दूरी जो कवर कर रहा है ये होता है आयाम। दूसरा समय अवधि, इसे हम आवर्तकाल कहते हैं, तो आवर्तकाल की तो जरूरत होती है। आवृत्ति, इसे हम कंपन कहते हैं, तो आवृत्ति यहां पे होती है, यानी कम आवृत्ति का मतलब जो बार बार उसी अवस्था में बार बार करता हो, गति करता रहे। ऑप्शन नंबर सी कहता है गति। तो गति क्या है, यहाँ पे वेग की बात करता है। तो हमने यहाँ लैम्डा पढ़ा था, तरंगदैर्घ्य पढ़ती, तो लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन टी था, वी अपॉन एफ था। तो यहां पे v क्या है, वेग है, तो इसका मतलब वेग भी हमें जरूरत होती है। तो इसका मतलब घनत्व जो है वो यहां पे ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल रेशमा, डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंग का जो आयाम है, एम्पलीट्यूड जिसे बोलते हैं, एम्पलीट्यूड किस पर निर्भर करता है। आंसर क्या होगा, ए आपको कह रहा है वस्तु के ताप पर, यानी जो वस्तु है उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। बी कह रहा है वस्तु की जो सामग्री है, जो जहां पे सामग्री का यूज किया गया उस पर डिपेंड करेगा। सी कह रहा है वस्तु की जो गुणवत्ता है यानी क्वालिटी है उस पर डिपेंड करेगा। और डी कह रहा है कि वस्तु को कंपन कराने के लिए जो बल हम यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो आयाम किस पर डिपेंड करेगा। आंसर आ चुका है शिवा राजपूत का, ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं आंसर क्या होगा, क्योंकि आयाम की बात करूंगा मैं, तो आयाम क्या करता है, तो आयाम क्या करेगा कि किसी भी चीज को यहां पे, अगर यहां पे कोई कण है और इस कण को क्या करेगा, ये विस्थापित करेगा, और ये किस में आ जाएगी, गति में आ जाएगी, यानी कंपन करने लगेगी। अगर ये कंपन करेगी तो कंपन कराएंगे कैसे, तो आपको पता है कि जब भी किसी वेव की जरूरत है, यानी वेव कब बनेगी, डिस्टरबेंस से। तो वेव कब बनेगी, तो वेव बनती है डिस्टरबेंस से। तो जब कोई विक्षोभ होगा, डिस्टरबेंस होगा, उससे क्या बनेगी, उससे तो बनेगी वेव।
ठीक है, अब वेव बन गई तो यहाँ पे डिस्टरबेंस लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, डिस्टरबेंस के लिए तो मुझे यहाँ पे बल का यूज करना पड़ेगा। अब आप देखते हो हथौड़ा होता है, जब आप स्कूल में पढ़ते होगे तो स्कूल में क्या होता है, तो छोटी सी हथौड़ी होती थी, उससे क्या करते थे, पीरियड लगते थे तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, घंटी बजाते थे। तो घंटी बजाने के लिए घंटी की जो साउंड आया वो किससे आया, वो जब शांति तब आया क्या, नहीं, जो हथौड़ी का हमने यूज किया उस हथौड़ी से क्या है, डिस्टरबेंस आया, और उस डिस्टरबेंस को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, बल की जरूरत पड़ी, फोर्स की जरूरत पड़ी। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो कंपन हम करा रहे हैं ना, तो कंपन कराने के लिए जिस डिस्टरबेंस की जरूरत पड़ती है, जिससे वेव बन रही है, उस वेव के लिए यानी डिस्टरबेंस के लिए क्या चाहिए, बल चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल ही हमारा क्या कहलाएगा, ध्वनि तरंग का आयाम कहलाएगा। और आयाम होता है कि जितनी हम तेजी से मारेंगे उसमें, उतनी तेजी से यहाँ पे क्या होगा, उनके कण क्या करेंगे, गति करेंगे, और कण ज्यादा गति करेंगे तो ज्यादा दूर जाएंगे, और ज्यादा दूर जाने की कोशिश में अगले वाले से जल्दी टकराएंगे, और जल्दी टकराएंगे तो दूसरा वाला तीसरे वाले से जल्दी टकराएगा, इसलिए साउंड ज्यादा जल्दी तेज और ज्यादा तेज प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, बिल्कुल डी आंसर है, सभी का आंसर सही है, डी आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्या कहता है भाई, सुब 6 कहता है किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक का नाम दिया गया। तो ध्वनि की आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है, वो एसआई मात्रक किसके, कौन सा एक वैज्ञानिक है उसके सम्मान में दिया गया। ऑप्शन आपके सामने हैं, वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग, बी कहता है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, सी कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन, और डी है यहां पे मैक्सवेल। तो इन चारों में से यहां पे आवृत्ति का जो मात्रक होता है उसका नाम रखा गया है। तो आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा बताइए। नहीं आया आंसर, अभी तो तुरंत आ रहे थे, अब आंसर नहीं आ रहा भाई, बताइए। शिवा राजपूत ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी। शिवा राजपूत बता रहे हैं हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। तो आपको मालूम है यहां पे आवृत्ति का जो मात्रक होता है, मैं आवृत्ति की यानी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है, तो आप सभी जानते हैं, तो आवृत्ति का मात्रक होता है क्या है, वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो हर्ट्ज जो है यहां पे किसके सम्मान के लिए यूज किया जा रहा है, वो एक वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक, और जर्मनी के वैज्ञानिक जिनका नाम था हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, इनके सम्मान के लिए, क्योंकि इन्होंने विद्युत चुंबकीय जो तरंगें हैं इसकी खोज की थी, जिसके कारण इनको सम्मान दिया गया। 1930 में आवृत्ति के मात्रक का नाम हर्ट्ज रखा गया, और वो किसके सम्मान के लिए, इन रुडोल्फ हर्ट्ज के सम्मान के लिए इनका नाम रखा गया। तो इसी वजह से आप देखते होंगे मोस्टली जैसे न्यूटन, फोर्स का होता है आपका न्यूटन, तो न्यूटन क्या है, न्यूटन तो वैज्ञानिक है ना, तो वैज्ञानिकों के नाम पर जब हम रखते हैं तो वो क्या है, उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पे उनके फोर्स का या फिर कहेंगे मात्रक का नाम रख देते हैं। ठीक है जी, जैसे सेल्सियस है तो सेल्सियस भी क्या है, वैज्ञानिक का नाम है, केल्विन भी वैज्ञानिक का नाम है। तो इस वजह से सम्मान देने के लिए उनके नाम से यहाँ पे क्या रखा जाता है, मात्रक का नाम रखा जाता है। ठीक है जी, आया बिल्कुल, कल ही तो बताया था, मात्रक बताया था, नाम वैज्ञानिक का नाम थोड़ी बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। 7 कहता है कि निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है। तो यहां पे बात आ रही है कि कोई भी वस्तु है यानी ध्वनि तरंग है, एक दोलन करती है, तो दोलन करने में जो समय लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं, दोलन क्या होगा यहाँ पे, कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे वस्तु है यानी ये आपका कण है, ये कण जो है वो क्या करेगा, इधर इधर दोनों तरफ में गति करेगा, तो ये क्या होगा, इसे हम क्या कहेंगे, दोलन गति कहेंगे कि नहीं कहेंगे। जो बार बार आवृत्ति कर रहा है एक ही जगह पर उसे दोलनी गति कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कण जो है वो इस साइड भी जाएगा और इस साइड भी जाएगा और अपनी माध्य स्थिति पे भी आएगा। तो इसका मतलब क्या है, माध्य स्थिति के एक साइड और दूसरी साइड दोनों ओर गति करने पर जो होगा उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कहते हैं आवृत्ति। और आवृत्ति को यहाँ पे बार बार जो आवृत्ति हो रही है उसे हमने दोलनी गति बोल दिया। अब उस पर लगने वाला जो समय होगा वो क्या कहलाएगा, और ऑप्शन नंबर आ चुका है ए। तो जो लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ में है, आवर्तकाल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 क्या कहता है, ध्वनि इनमें से किस में संचरण कर सकती है, ध्वनि इनमें से किस में संचरण कर सकती है, क्या आंसर होगा बताओ। ऑप्शन आपके सामने है कि भाई सभी विकल्प सही हैं। बी कहता है भाई केवल गैस में कर पाएगी और किसी में नहीं करेगी। सी कहता है कि भाई जो द्रव्य पदार्थ होते हैं यानी उनमें कर पाएगी। और डी कहता है जो
ठोस पदार्थ होते हैं केवल उनमें गति कर पाएगी। और आंसर आ चुका है शिवा राजपूत का कि भाई यहां पे जो ध्वनि है वो सभी जगह पर क्या कर सकती है, संचरण कर सकती है। और मैंने बताया था कि आपकी जो गैस है, जो आपका ठोस है, ठोस में अगर मैं स्टील लूंगा तो 5960 मीटर पर सेकंड से यहां पे ध्वनि का संचरण होगा। अगर मैं द्रव्य की बात करूंगा, द्रव्य में मैंने पानी ले लिया तो पानी में 1498 मीटर पर सेकंड से इसका संचरण होगा। और अगर मैं गैस में वायु ले लूं तो वायु में 332 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग यहां पे क्या होगा, ध्वनि का संचरण होगा। तो इसका मतलब क्या है, उसे तीनों की जरूरत है। बस सबसे ज्यादा जो होता है वो ठोस में, सबसे कम जो होगा वो गैस में है। तो जरूरत तीनों की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 क्या कहता है? बिल्कुल रेशमा, ऋतु कुमारी, सभी का आंसर सही है, शिवा राजपूत। और यहां पे अब मैं नाम क्या लूं? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 क्या कहता है? ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की जो तीव्रता है वो किसमें मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए कहता है रिक्टर स्केल में मीजर करते हैं भाई। बी कहता है टेस्ला से करते हैं। सी है यहाँ पे डेसिबल से करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी कहता है भाई हम लोग हर्ट्ज से करेंगे। तो ध्वनि की जो इंटेंसिटी है उसको किसमें मीजर किया जाएगा? भाई खुशरो भाई, हरिओम शिव हरे। यार तुम तो यार पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो, बहुत दिनों बाद आज दिन दिखे हो। हरिओम शिव हरे। सी आंसर आ चुका है डेसिबल। ए आंसर रेशमा का, ऋतु कुमारी का आंसर है डी। और अफन सर रूबी बताया तो है। हाँ जी रूबी, लेकिन जो लगा है ना जो ये नाम क्या है अफन, मुझे पता है रूबी नाम है। यहां पे मैं बात करूंगा तो देखो ध्वनि की जो तीव्रता है वो किस में मीजर की जाती है? तो जो ए दे रहे हैं और जो डी दे रहे हैं वो यहाँ पे गलत है, क्योंकि ध्वनि की जो तीव्रता है वो किस में मीजर की जाती है? वो डेसिबल में मीजर की जाती है। ये मैं कल भी पढ़ाया था कि डेसिबल में मीजर की जाती है। और ध्वनि का जो मात्रक होता है, तीव्रता का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ, वो क्या होता है? बेल होता है। और आपको पता है डेसिबल जो होता है ना, एक डेसिबल बराबर कितना होता है? 1/10 बेल होता है। तो यहाँ पे ये भी मैंने बताया था। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। ए और डी कैसे आ गए फिर? हाँ जी रेशमा, अब आया है आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 कहता है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मात्रक। ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति होती है, तो जो आपकी वेव है, साउंड वेव है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को किस में मीजर किया जाता है? आंसर मीटर, हर्ट्ज, न्यूटन, मीटर पर सेकंड में किस में मीजर किया जाता है? डेसिबल ही लिख रही थी तो डी लिख गया, तो डेसिबल का डी लिख दिया बस। शिवा राजपूत का भी। पूजा गुड इवनिंग, बहुत लेट हो। क्वेश्चन नंबर 10 यानी आधी क्लास हो चुकी है। चलो अब आधी बची है तो आधी को कर लो। यहां पे बात करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्वनि तरंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वो हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर यहां पे कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है, वैक्यूम में बात आ रही है। तो आंसर क्या होगा? ए है यहां पे ऊष्मा, बी है यहां पे ध्वनि, सी है यहां पे प्रकाश, और डी है यहां पे यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें। अफान है। ठीक है, ऋतु कुमारी का आंसर है बी। फाइनल वॉस आ चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी शिवा राजपूत का। तो बिल्कुल यहां पे आंसर क्या होगा? साउंड वेव जो होती है वो साउंड वेव जो होती है वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए यहां पे कोई डिस्टरबेंस होने के साथ साथ उसे माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम मैंने बता दिया भाई, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, कि ठोस द्रव गैस में ये संचरित होगी। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। यहां पे बोल रहा है कि निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग जो है वो चलती है यानी संचरित करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। बी ए कहता है विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति के द्वारा, यानी जो माध्यम है अगर ये अलग अलग होंगे तो वहां पे गति क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी। यहां पे बी कहता है विभिन्न माध्यमों में एक ही गति करता है। सी कहता है कि लकड़ी में तो ये 10 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग चलता है। और डी कहता है एक ही माध्यम में ये अलग अलग गति करते हैं। तो आंसर क्या होगा? अंकित जाट, राम राम भाई अंकित भाई,
रेशमा का आंसर आ गया है बी, अंकित जाट बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, शिवा बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्या है, अभी मैंने बताया था कि जो है ध्वनि जो है यानी साउंड जो होता है, इससे डिस्टरबेंस के साथ साथ यहाँ पे माध्यम की जरूरत होती है। और माध्यम मैंने क्या बताए थे, वायु बताई थी, पानी बताया था और मान लो लोहा बताया था। तो यहाँ पे जब मैं तीनों की बात करूंगा तो वायु में गति कितनी बताई थी मैंने, 332 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे जो कण हैं वो क्या हैं, वो दूर दूर होते हैं, तो ये वाइब्रेट करने में, यहाँ पे टकराने में इन्हें टाइम लगता है। तो जब टाइम लगेगा तो वहां तक पहुंचने में इसे टाइम लगेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पानी की बात करूंगा तो पानी में 1498 मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं थोड़े इससे पास पास, गैस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पास पास होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे कम टाइम, यानी यहाँ पे कम टाइम में ये क्या करेंगे, यहाँ पे कण जो है, मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। लोहे की बात करेंगे तो लोहे में क्या बताया था मैंने, 5950 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जब मैं बात करूंगा कि इनके जो कण होते हैं वो बहुत डेंस होते हैं और बहुत ही पास पास होते हैं। और जब ये पास पास होते हैं तो उसका रीजन क्या है कि यहां पे ये क्या करेंगे, आपस में बहुत जल्दी टकरा जाएंगे। तो यहां पर अलग अलग माध्यम है और अलग अलग गतियां हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा कि विभिन्न जो माध्यम होंगे उनमें ये भिन्न भिन्न गति करेगी। और यहां पे मैं बता रहा हूं ना, ठोस भी है ना, लोहा भी है, तो लोहे में ये अलग गति करेगी, एल्यूमिनियम में यहाँ पे सबसे ज्यादा गति करेगी, स्टील में ये अलग गति करेगी। तो गतियों के भी टाइप यहाँ पे अलग अलग, यानी गति जो है वो कम और ज्यादा भी होगी, ये भी याद रखना। जैसे 5950 मीटर पर सेकंड लोहे में है, लेकिन स्टील में कितनी है, 5960 मीटर पर सेकंड है। तो स्टील की आवाज ज्यादा तेज आएगी। कोई मुझे बता सकता है, दानिश भाई जिंदा होते तो क्या होता। दानिश भाई है कौन भाई, हाँ बिल्कुल ए आंसर आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य परास यानी ऑडिबल रेंज क्या होती है। तो यहाँ पे ऑडिबल रेंज के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है कि 10 हर्ज से 10,000 हर्ज तक यहाँ पे ऑडिबल होती है, यानी मनुष्य यानी हम लोग सुन सकते हैं। बी कह रहा है कि 40 हर्ज से 40,000 हर्ज तक होती है। सी बता रहा है भाई 30 से 30,000 होती है। और डी कह रहा है 20 हर्ज से 20,000 आवृत्ति जो होती है यानी फ्रीक्वेंसी होती है, उसके आधार पर हम लोग उसे सुन सकते हैं। तो इनमें से कौन सा साउंड जो होगा, यानी कौन सी आवृत्ति होगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी जिसके आधार पर हम साउंड को सुन पाएंगे। तो आंसर क्या होगा, अंकित जाट का बता रहा है आंसर है डी, शिवा का बताया डी। फोड़ दो भाई दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को फोड़ दो। आंसर पूजा ने भी बता दिया और गौरी गौतम ने भी बता दिया, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है। 20 हर्ट्ज से 20,000 होती हैं, वो क्या होती हैं, उन्हें कहते हैं ध्वनि का श्रव्य परास यानी ऑडिबल रेंज कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 14, यहां पे आता है अल्ट्रासोनिक। जैसे फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि क्या है, तीन टाइप की होती है। एक होती है आपकी इंफ्रा यानी रेंज जो होती है, तीन टाइप की होती है। इंफ्रासोनिक होती है जिसे हम अपश्रव्य कहते हैं, ऑडिबल जिसे हम श्रव्य कहते हैं, और तीसरा होता है आपका अल्ट्रासोनिक जिन्हें क्या कहते हैं, पराश्रव्य बोलते हैं। तो इनकी जो हर्ट्ज यानी इनकी जो आवृत्ति होती है उसके बारे में पूछा गया है। पहला है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, दूसरा है 20 हर्ट्ज से कम, तीसरा है 20 हर्ट्ज से ज्यादा यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, और डी कहता है कोई भी बैंडविड्थ निर्धारित नहीं यानी कुछ भी निर्धारित नहीं है। तो यहां पे आंसर क्या होगा, दानिश एक इंस्टा इन्फ्लुएंसर था भाई, होगा मुझे नहीं पता, इंस्टा हम यूज ही नहीं करते तो क्या बताएं। 14 का आंसर बताओ, सी बताया है सबने। अंकित का आंसर, अफन का आंसर है डी, पूजा का आंसर, अंकित का आंसर सी है, पूजा बता रही हैं सी, और इसके अलावा शिवा राजपूत कोई बता रहे इन्फ्लुएंसर था। मोर देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज छपरी था होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। तो यहाँ पे मैं बताऊं, जैसे आपके पास में यानी रेंज की बात करूंगा, एक होता है आपका इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक जो होती हैं यानी इंफ्रासोनिक को हम क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक को हम कहते हैं अवश्रव्य। और अवश्रव्य जो रेंज होती है इसमें क्या होता है, यहाँ पे 20 हर्ट्ज से जो कम की आवृत्ति होती है, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति अगर होगी तो वहां पे क्या होगा, उसको हम नहीं सुन पाएंगे। उसको कौन सुनेगा, जो जानवर होते हैं ना वो सुन सकते हैं। जैसे आप देखते हो भूकंप की आवृत्ति, हम लोग भूकंप को समझ नहीं पाते, लेकिन तब तक यहाँ पे जानवर जो होते हैं वो उस एरिया को खाली कर चुके होते हैं, क्योंकि उनको फ्रीक्वेंसी समझ में आ जाती है कि भूकंप आने वाला है। इसलिए यहाँ पे भूकंप की आवृत्ति जो है वो एनिमल सुन सकते हैं, हम लोग नहीं सुन पाते। श्रव्य की बात करते हैं, अभी हमने श्रव्य को देख लिया था, जो होता है आपका ऑडिबल। और ऑडिबल जो होता है वो क्या होता है, ऑडिबल हमने देखा कितना, 20,000 यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 तक, इसको तो हम सुन सकते हैं।
अब बात करते हैं तीसरा। तीसरा है आपका पराश्रव्य, जो कि आपका इसका आंसर है, और वो होता है आपका अल्ट्रासोनिक। और अल्ट्रासोनिक का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। अब इसका मतलब क्या है, 20,000 का बात कर रहा है तो इसका मतलब 1000 की बात करेंगे तो किलो हर्ट्ज होता है, अगर हम किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। और इसको कौन सुन सकते हैं, जैसे आपके अल्ट्रासोनिक जो होती हैं वो वेव कौन निकालता है, जो आपकी चमगादड़ होती है। तो चमगादड़ क्या निकालती है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स निकालती है, जिसके आधार पर वो उड़ पाती है। तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स को जैसे ही छोड़ती है तो वो जब तक नहीं टकराएगा तब तक वो सीधे जाएगी, लेकिन जब किसी से टकरा के वापस आएगा इको के रूप में तो वो क्या होगा, वो उसे सुनाई देगा। उसके आधार पर क्या करेगी, वो अपनी गति को चेंज कर देती है, यानी अपनी उड़ान को अलग कर देती है। तो वो क्या होगा, वही आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं। तो डॉल्फिन है, कोई डॉल्फिन है, बैट आपकी चिड़िया जैसे चमगादड़ है, और उसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, वो अल्ट्रासाउंड मशीन में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है। ठीक है जी। दानिश जाए भाड़ में, ठीक है, भाड़ में जान दो, उसका मतलब क्या है यहाँ पे। कंजूस लोग भाई लाइक कर दो भाई, देखो गौरी गौतम की बात तो सुन लिया करो, वो बोल बार बार रोजाना कहती है कि लाइक कर दो लाइक कर दो, 2 बार लाइक नहीं करने का भाई लो। अबे 2 बार लाइक कर दोगे तो क्या कौन सा वो लाइक रहेगा, एक ही बार सही है, मैं तो एक में ही खुश हूँ, एक कर दो या फिर विषम संख्या में कर दो, 1 3 5 7 9 11। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 15। 15 कहता है हवा में ध्वनि की गति से अधिक के रूप में जानी जाती है। अगर ध्वनि की गति से ज्यादा अगर होगा तो उसे क्या बोला जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, ए कहता है सुपरसोनिक, बी कहता है सोलर, सी है इंफ्रासोनिक और डी है अल्ट्रासोनिक। इनमें से क्या आंसर होगा। फाइनल बॉस गए क्या भाई, ये तो मुझे नहीं पता, फाइनल बॉस आए जरूर थे ये पता है। पूजा का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंकित का आंसर है डी। तो यहाँ पे आया है आंसर अल्ट्रासोनिक और सुपरसोनिक। तो मैं बता दूं, जैसे क्या होता है कि ध्वनि की यहाँ पे एक मैक संख्या होती है, जब भी किसी की स्पीड को मीजर किया जाएगा, ध्वनि की स्पीड से के अकॉर्डिंग अगर उसे मीजर किया जाएगा तो उसे मैक नंबर के आधार पर मीजर किया जाता है। तो मैक संख्या क्या होती है, मैक संख्या जो होती है उसका मतलब होता है बी अपॉन सी। तो एम इक्वल टू बी अपॉन सी बोलते हैं। यहाँ पे एम बी जो है वो क्या है, ये बी जो है ये है वस्तु का जो वेग होगा, यानी वस्तु किस स्पीड से जा रही है। और सी यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे है ध्वनि का वेग। और ध्वनि का वेग कहाँ पर, वायु में ध्वनि का वेग जो होता है 332 मीटर पर सेकंड। अब जो मैक नंबर्स हैं, इन मैक नंबर्स के आधार पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बताते हैं कि इनकी स्पीड क्या होगी। तो जैसे अगर मैक नंबर 1 से कम आएगा तो इसका मतलब है कि वो ध्वनि की स्पीड से, यानी जो आपकी साउंड की स्पीड होती है उससे वो धीमे चलती है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सब सोनिक। क्या बोलते हैं उसे, सब सोनिक कहते हैं। दूसरा है इसके बाद में, दूसरा होता है जब वो 1 के बराबर यानी स्पीड के बराबर होगी। तो जब वो बराबर होगी तो इसका मतलब क्या है, वो ध्वनि की स्पीड के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, उसके बराबर चल रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कह देते हैं सोनिक। ठीक है। अब यहां पे इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका तीसरा। तीसरा है कि 1 से ज्यादा होगी, और 1 से ज्यादा होगी लेकिन कहां तक, तो 1 से ज्यादा और 5 से कम हो तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कहते हैं सुपरसोनिक। और सुपरसोनिक जैसे आपने सुना होगा, अपनी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो ब्रह्मोस मिसाइल कैसी है, सुपरसोनिक मिसाइल है, जो 3 मैक की गति करती है, यानी 3 मैक के लगभग 3 मैक की गति है, जिसका मतलब है कि ध्वनि की गति से 3 गुना ज्यादा तेजी से वो चलती है। इसके बाद में बात करूंगा कि 1 से ज्यादा है 5 से कम है, अब 5 से भी तो ज्यादा हो सकती है। तो जब मैं 5 से ज्यादा की बात करूंगा तो 5 से ज्यादा का मतलब है कि उसे मैं क्या कहूंगा, उसे मैं कहूंगा हाइपरसोनिक। जिसकी गति 5 गुने से ज्यादा हो जाए, ध्वनि की गति से 5 गुने से ज्यादा हो जाए, उसे मैं हाइपरसोनिक बोलूंगा। तो यहाँ पे ये 4 टाइप हैं, सबसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। क्वेश्चन है ध्वनि की गति से अधिक, ध्वनि की गति से अधिक में आपका 1 से ज्यादा, 5 से कम में सुपरसोनिक और 5 से ज्यादा में हाइपरसोनिक। आंसर यहाँ पे हो जाएगा, एक ही दिया है इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सुपरसोनिक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी।
जैसे एयरप्लेन की गति हम बताते हैं, तो एयरप्लेन की स्पीड जो होती है ना वो मैक संख्या के आधार पर होती है। जो मिसाइल्स की स्पीड होती है ना वो भी मैक संख्या के आधार पर होती है। और जो मिसाइल्स बनाते हैं वो मिसाइल में हम यही बताते हैं कि ये ध्वनि की गति से 2 गुना ज्यादा चलती है, 1 गुना यानी 3 गुना ज्यादा चल रही है, 4 गुना ज्यादा चलती है। उसके आधार पर मिसाइल जो होती है वो सोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक होती हैं। ठीक है भाई। हाँ, ब्रह्मोस जो है वो इंडिया और रसिया ने बनाई है, इसी कारण उसका नाम ब्रह्मोस है। जहां पे मस्कावा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, इन दोनों के नाम से आपकी एक जो नाम बना है वो ब्रह्मोस बना है। ठीक है भाई। और इसको अब हम क्या करने लगे हैं, एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं, जिसमें हमने वियतनाम को हमने ब्रह्मोस मिसाइल भेजी है। तो यहाँ पे जब हम लोगों यानी अभी तक हम लोग इंपोर्ट करते थे, आज के टाइम पे हम लोग उसे एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। जो मिसाइल्स के अलावा हम लोग हथियार इंपोर्ट करते थे उनको हम भी क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। तो बहुत सारे हथियार हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आंसर, हाँ जी बिल्कुल आंसर आ चुका है। हाँ, फिलीपींस फर्स्ट कंट्री है, फिलीपींस को किया है, वियतनाम को भी कर रहे हैं, और भी बहुत जो देश हैं। इसे दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मिसाइल भी बोला जाता है। ठीक है। अफरन अंसारी। अब ये दूसरे आगे भाई, हेलो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। अब आगे आपके पास में न्यूमेरिकल। अब 16 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, कहता है आपसे कि एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ज, एक ध्वनि तरंग है, इसमें 3.5 किलो हर्ज की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है, और इसकी तरंग दैर्घ्य जो है वो 0.1 मीटर है। इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यहां पे मुझे समय ज्ञात करना है। मुझे दिया गया क्या है, फ्रीक्वेंसी दी है, लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य दी है, वेवलेंथ जिसे बोलते हैं, और इसकी मीटर की दूरी 700 मीटर की दूरी यानी डिस्टेंस दी है। तो मुझे यहां से क्या निकालना है, समय के बारे में पूछा गया है। तो क्या आंसर होगा, शिवा राजपूत का आंसर डी है, पूजा का आंसर डी आ चुका है, 19 स्टूडियो का आंसर 3.0 सी आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं, जैसे ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है, तो आवृत्ति को कई लोग एम से एन से मीजर करते हैं, मैं एफ से कर रहा हूं, एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसे। तो 3.5 किलो हर्ट्ज है, इसको मैं क्या करूंगा, हर्ट्ज में चेंज करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3500। कितना हो गया, 3500 हर्ट्ज। किलो को हटा दिया, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3500 हो गया। ठीक है। अब मुझे तरंग दैर्घ्य दी है, तरंगों की जो दूरी होती है वो दी है लैम्डा, और जो है हमारी 0.1 मीटर। ठीक है। और मुझे डिस्टेंस दी है डी इक्वल टू 700 मीटर। अब मुझसे क्या पूछा है, समय पूछा है, लेकिन मैं निकालूंगा क्या, इस एफ और लैम्डा से इसका वेग निकाल लूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, v इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ इंटू लैम्डा। अब एफ मुझे दिया है कितना, 3500, और लैम्डा कितना दिया है मुझे, लैम्डा दिया है 0.1। इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 3500 का 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 350 होगा, और वेग है तो इसका मतलब मीटर पर सेकंड होगा। ये मेरा वेग निकला है। अब आपको पता है एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं चाल बराबर यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। ठीक है। अब मुझे दूरी पता है कितनी है, 700 मीटर है, और मैंने चाल निकाल ली 350। तो 350 तो ये आपकी चाल दी है, दूरी यहाँ पे 700 है, मुझे निकालना क्या है, समय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 350 से 700 दो बार जाएगा, समय जब आएगा कितना, 2 निकल के आया। अब 2 क्या है, समय को किससे मीजर करते हैं, सेकंड से। तो आंसर क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 सेकंड। तो जो लोग सी बता रहे थे भाई उनका हो गया गलत यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कुछ नहीं करना था, यहाँ पे आपको क्या दिया, फ्रीक्वेंसी दी है, और यहाँ पे लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ दी है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या निकाला, इसकी वेलोसिटी को निकाला यानी गति को निकाला। वो निकालने के बाद में मेरे को पता है कि डिस्टेंस अगर मुझे पता हो और वेलोसिटी पता हो तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, वहाँ पे समय पता कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास में एक फॉर्मूला था, चाल बराबर दूरी बटे समय। सभी जानते हैं, बहुत शुरुआत से हम ये रटा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसको लगा दो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। तो आंसर क्या आया, 2 सेकंड। बिल्कुल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाला है शिवा राजपूत। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 यहां पे है, एक ध्वनि जो है 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। एक साउंड का जो सोर्स है ना वो 600 हर्ट्ज की यहाँ पे वेव को भेजता है। हर्ट्ज है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई।
कह रहा है 3 मीटर की तरंग दैर्घ्य पैदा करता है। तरंग दैर्घ्य यानी तरंगों की जो लंबाई होती है उसके बारे में कह रहा है। तो ये क्या है, तरंग दैर्घ्य का मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा दिया आपको 3 मीटर। तो ध्वनि तरंग की गति निकालनी है, तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा, आंसर निकल आएगा। त्रिषा शर्मा बता रही है 2 सेकेंड, और यहाँ पे क्वेश्चन को निकले हो गए 5 मिनट। तो आंसर अब आया आपका। इतनी देर से क्या कर रहे थे, अभी तक कर पाए, यही कर पाए। चलिए, शिवा राजपूत का आंसर है ए। अभी देखो ध्वनि की स्रोत, यहाँ पे हर्ज की बात कर रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 600 हर्ज। ठीक है, 3 मीटर की तरंग दैर्घ्य है, तो ये हो गया आपका लैम्डा 3 मीटर। अब ध्वनि तरंग की गति निकालनी है यानी वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ पे अब ये फॉर्मूला सबको पता है कि b इक्वल टू लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू होता है b अपॉन एफ, और इसको चेंज कर लोगे तो ये हो जाएगा f इंटू लैम्डा। और f यहाँ पे आवृत्ति की बात करता है, ये हो गया आपका 600, और लैम्डा हमारा 3 है। क्या निकल के आया, 1800 निकल के आया। और ये वेलोसिटी है तो इसको कहेंगे मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड किस में दिया है, सबका आंसर एक ही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पर सेकंड है, सेकंड को ऊपर लेके जाओगे तो ये इनवर्स हो जाएगा यानी -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो वहां पर क्या आंसर हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेट नहीं चल रहा है, ठीक है। 1800 बिल्कुल सही है पूजा का। त्रिषा का नेट नहीं चल रहा है। रेशमा ने कह दिया बाय। ऑफन कह रहे हैं यार नहीं आता तो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। विदुला का आंसर ए गलत है भैया। 800 मीटर सेकंड स्क्वायर है, मीटर सेकंड स्क्वायर। वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, और पर सेकंड जो है अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे जो घातें होती है ना वो क्या हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं। तो मैं पे प्लस की थी तो ऊपर जाएगी तो माइनस की हो गई, इसलिए मीटर सेकंड इनवर्स लिखा हुआ है। आंसर बी हो जाएगा। चलो अब फन लवर बी आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। एक प्रसारण केंद्र है, उसका हर्ज में दिया है 71 इंटू 10⁻, हर्ज की आवृत्ति यानी उसकी फ्रीक्वेंसी दी है। मैं पहले लिख लेता हूं इसको, फ्रीक्वेंसी यहां पे हमें दे रखी है। तो फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा 71 10⁻⁴ हर्ज, और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड का मतलब है कि ये वेलोसिटी है। तो यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया। तरंगों को ये प्रसारित करता है, तरंग दैर्घ्य। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन बी अपॉन एफ। क्या हो जाएगा 71 इंटू 10⁻⁴, और 7, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸। इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा। मुझे पता नहीं है, आंसर निकाल लो क्या होगा, सॉल्व करके देख लो। 10⁻⁴ से 10⁻⁴ ये 8 कट जाएगी, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁴ रह जाएगा। अब इसका कर लो मल्टीप्लाई या डिवाइड करके देख लो, 3 से काटेंगे। बताओ क्या आंसर आएगा, देख लो। जो भी है आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बताया है, चेक कर लेना। बी आंसर नहीं आएगा क्योंकि 3 से मैं चेक कर रहा हूं, तो 3 से इसको 71 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देख लो क्या आएगा। या मैंने उल्टा लिख दिया है, अरे मैंने ये उल्टी लिख दी है। ये बी यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 10⁸, और नीचे एफ है 71 इंटू 10⁻⁴। अब आंसर निकल के आएगा, जो आए लगा लेना, आंसर वही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है वॉइस बॉक्स क्या होता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है। ए कह रहा है कि पेट को कहा जाता है, बी कह रहा है हृदय को कहा जाता है, सी कह रहा है लैरिंग्स को कहा जाता है, डी कह रहा है मुंह को कहा जाता है। तो भाई आवाज कहाँ से निकलती है इसकी बात आ रही है। तो यहाँ पे किससे किसकी आवाज कहाँ से निकलती है बता दो। किसी की आवाज पेट से निकलती होगी, किसी की आवाज भाई दिल से आवाज निकलती, कहते हैं दिल से आवाज निकली है मेरे, और कोई कहता है भाई हमारे लैरिंग्स से निकलती है, और डी कहता है मुंह से निकलती है। तो यहाँ से अब बताओ क्या आंसर होगा। बिदुल्ला का आंसर आ चुका ऑप्शन नंबर सी, और शिवा राजपूत बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। अफन लवर बता रहे हैं डी आएगा। तो चेक कर लेना उसको डी आएगा, आएगा या नहीं, क्योंकि मैंने उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके नहीं देखा, मैंने बस छोड़ दिया है, आपके ऊपर है, देख लेना। ठीक है, और स्वर यंत्र। ठीक है, तो मैं बता दूं वॉइस बॉक्स जो होता है भाई, यहाँ पे जो कहते हैं ना दिल की आवाज़, तो दिल की आवाज़ नहीं होती। दिल क्या करता है, दिल को बस पंप करने का काम है आपके बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भाई, मुंह से आवाज़ तो निकलती है
मुंह से बोलते हैं ये बात सही है, लेकिन जो आवाज निकल पा रही है ना वो वोकल कॉर्ड से निकलती है। और वोकल कॉर्ड्स होते कहाँ पे हैं, जैसे वॉइस बॉक्स की बात करूंगा तो वॉइस बॉक्स जो होता है, इस वॉइस बॉक्स के अंदर क्या होता है, इस वॉइस बॉक्स के अंदर होता है आपका लैरिंग्स। ठीक है, क्या होते हैं, लैरिंग्स होते हैं, जिन्हें हम स्वर यंत्र बोलते हैं। और इनके लैरिंग्स के अंदर वॉइस बॉक्स जो होता है ना उसे लैरिंग्स बोलते हैं, और लैरिंग्स के अंदर जो होता है आपका वो मिलता है आपका वोकल कोर्ड्स। अगर आपको लैरिंग्स की जगह पे वोकल कोर्ड्स लिखा आता तो आंसर हो जाता वोकल कोर्ड्स। तो हमारे लैरिंग्स होती हैं, वॉइस बॉक्स होता है, इस वॉइस बॉक्स के अंदर वोकल कोर्ड्स पाए जाते हैं। और वोकल कोर्ड्स जो को हम क्या कह रहे हैं, यानी लैरिंग्स के अंदर वोकल कोर्ड्स। अब ये क्या करेगा, वोकल कोर्ड्स वो वाइब्रेट करते हैं, फड़फड़ाते हैं भाई। वाइब्रेट करने पर साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि बोला था मैंने यहाँ पे कंपन करते हैं, कंपन होगा यानी वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड निकल के आता है। अब यहाँ पे बात आती है वोकल कोर्ड्स आपका कैसा है। अगर आपका वोकल कोर्ड्स स्मॉल है या फिर क्या होगा, लार्ज होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वोकल कोर्ड्स बड़ा होगा या वोकल कोर्ड्स छोटा होगा। जो अगर स्मॉल है तो यहाँ पे पिच जो होगी, इसकी पिच जो होती है वो होती है हाई, और लार्ज वाले की जो पिच होती है वो होती है लो। यहां पे इसी वजह से आवाज जो होती है, याद रखना कि अगर वोकल कोर्ड्स छोटा है तो उसकी पिच जो होगी वो हाई होगी, और यहां पे आवाज जो निकलेगी वो आवाज निकलेगी बिल्कुल पतली आवाज। और जो आपकी जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं, उनकी जो आवाज होती है, उनका वोकल कोर्ड जो होता है ना वो छोटा होता है, और पिच जो होती है वो हाई होती है, जिस वजह से उनकी पैनी सी आवाज या पतली सी आवाज निकलती है। और दूसरा होता है लार्ज, जो हम लोगों का है, तो यहां पे क्या होगा, पिच जो होती है वो आपकी लो होती है, लो होने की वजह से यहां पे क्या होता है, आवाज क्या हो जाती है, भारी हो जाती है भाई। आवाज कैसी होती है, भारी होती है। और ये किस में निकलती है भाई, ज्यादातर वॉइस की निकलती है। कहीं वॉइस का होता होगा भाई, पतली ऐसी आवाज होती है कहीं वॉइस की, जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर, हो सकता है उनका जो वोकल कोर्ड्स है वो स्मॉल हो तो उनकी लड़कियों जैसी आवाज या पतली आवाज निकलती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे आपके यहाँ पे वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स बोलते हैं, अगर मैं पक्षियों की बात करूंगा तो उन्हें सैरिंग्स बोलते हैं। तो पक्षियों के वोकल कोर्ड्स को यानी वॉइस बॉक्स को क्या बोला जाता है, सैरिंग्स बोला जाता है। और जो ह्यूमन होते हैं ना, ह्यूमन के वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स कहा जाता है। इसी के अंदर वोकल कोर्ड्स होते हैं, और वोकल कोर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इनमें अगर छोटा होगा तो आवाज पतली आएगी, और वोकल कोर्ड्स आपका लार्ज होगा तो आवाज भारी आएगी। ठीक है, मेरे दिल की आवाज की बिछड़ा यार मिलेगा भाई, यार बिछड़ा हुआ तो ना मिलता, बिछड़ा हुआ बस बिछड़ ही जाता है। गुड इवनिंग चित्रांशी चौहान, बिल्कुल लास्ट क्लास 19 क्वेश्चन 20 होते हैं, 19 तक आप आए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ओ भाई ये क्या है, ये मिलान दे रखा है। ठीक है, यहां पे क्या दे रखा है, मैच करना है। एक तरफ आपका कॉलम फर्स्ट है और दूसरी तरफ में आपका कॉलम सेकंड है। तो यहां पे आपको क्या करना है, आंसर बताना है मैच करके। तो क्या आंसर होगा, तब मैं यहां पे क्या बताया है, दिल की आवाज थी, अच्छा भाई दिमाग की सुनो, दिल कुछ ना कहता। दिल वो कहता है जो मतलब नहीं कर सकते, और दिमाग वो कहता है जो कर सकते हैं, कि भाई वो ही चाहिए, वो ही चाहिए मुझे, नहीं और कोई चाहिए ही नहीं, वो मिलेगा नहीं। मैं ज़्यादा जल्दी आ गई, हाँ बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई, कल के अकॉर्डिंग आप बहुत जल्दी आ गए हो, कल क्लास होने वाली है ना, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत 24 घंटे पहले ही आ गए हो। बताओ इसका आंसर बताओ। पहला दिया है कॉलम फर्स्ट हाई पिच, और मैंने अभी बताया है कि यहाँ अगर हाई पिच होगी तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो हाई पिच में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी होती है ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो यहाँ पे वाइब्रेशन की जो संख्या होगी, एक सेकंड में वाइब्रेट करने की जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर वाइब्रेट करने की संख्या ज़्यादा है तो जो साउंड निकल के आएगा ना वो पतला साउंड निकल के आएगा, और पतला साउंड निकल के आएगा तो वो किस में होता है, वो मोस्टली गर्ल्स में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हाई पिच का होगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग के इसके अकॉर्डिंग हाई फ्रीक्वेंसी, तो ए का हो जाएगा आपका आर। ए का तो हो गया आपका आर। लो पिच की बात करते हैं तो लो पिच क्या है, लो पिच है तो इसमें फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, डाउन होगी, यानी फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो यहाँ पे एक सेकंड में वाइब्रेशन की संख्या जो होगी ना वो हो जाएगी कम, और जब वो कम होगी तो आवाज कैसी निकल के आएगी, अमरीश पुरी वाली,
ठीक है, आवाज कैसी हो जाएगी, यानी भारी हो जाएगी। और हाई यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका, एस हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका एस, ए का हो गया आर, बी का हो गया एस। अब आगे बढ़ते हैं, स्मॉल एम्पलीट्यूड, कम आयाम। अगर आयाम यहाँ पे क्या होगा, कम हो, तब क्या होगा। आयाम होता क्या है, तो आपको पता है कि आयाम क्या होता है, कि जैसे मैंने ये बोला कि आयाम जितना ये क्या कर रहा है, जितना जैसे कोई आपकी वेव है, उस वेव को कितना विस्थापित कर रहा है ऊपर की तरफ और कितना विस्थापित कर रहा है नीचे की तरफ में, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहते हैं आयाम। और ये क्या डिसाइड करता है, ये बताता है कि आपका साउंड लाउड होगा या नहीं। अगर आपका स्मॉल एम्पलीट्यूड है, यानी आयाम कम है, तो साउंड की लाउडनेस भी जो होगी ना, लाउडनेस वो हो जाती है कम। तो इसे क्या कहेंगे, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी का होगा कम आवाज। तो कम आवाज निकलती है, इसका हो जाएगा सी का पी। ठीक है, सी का पी और लास्ट का डी का बचा क्यू, क्योंकि लार्ज एम्पलीट्यूड होगा, इसका मतलब है आयाम बड़ा। आयाम अगर बड़ा है, यानी जो आपकी जो कहते हैं आयाम का मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस संघ की क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, और गर्त की बहुत ज्यादा होगी। तो ये ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, लार्ज एम्पलीट्यूड में साउंड जो होगा वो लाउड निकल के आएगा। तो साउंड की लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो ए का आर, बी का एस, सी का पी, डी का क्यू। और ये किसमें है, ए का आर, बी का एस, सी का पी और डी का क्यू, ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, क्या बोल के बताना है, एक बार बोल के दिखाना, क्या बोल के तो इतनी देर से तो बोल ही रहा हूं मैं। भाई यहाँ पे नहीं पता कर सकते भाई अंकित, यहाँ पे हम किसी का पता नहीं कर सकते कि यहाँ पे पिच हाई होगी, लो होगी, या एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा या लार्ज होगा। तो साउंड का नहीं पता, यहाँ पे बस मैसेज आते हैं और यहाँ पे कमेंट आते हैं, तो कमेंट में हम साउंड का कैसे पता कर लेंगे, बताओ कि आवाज़ पतली है कि आवाज़ भारी है। फर्स्ट आंसर बिल्कुल, हाँ फर्स्ट आंसर पूजा ने सबसे सही बताया था, ए लगा दिया भाई, मैं हूँ सबको कंफ्यूज करने को। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 21। 21 है, संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप क्या है। सोनार का पूरा रूप बताना है, यहाँ पे क्या आंसर होगा। ए कहता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, बी है यहाँ पे साउंड ऑब्जर्वेशन नेविगेशन एंड रेंजिंग, सी है साउंड नेविगेशन एंड रेटिंग, डी है साउंड नोटिफिकेशन एंड रेंजिंग। तो नोटिफिकेशन तो भाई वैसे ही आते होंगे, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सोनार का जो काम होता है ना, तो सोनार का मतलब काम है यहाँ पे जो पानी होता है ना, पानी के अंदर कोई वस्तु डूबी हुई है, वो कितना डूबी हुई है उसकी गहराई का पता करना, उसकी दूरी का पता करना, उसकी डिस्टेंस का पता करना, तो यहाँ पे उस वस्तु को पता लगाना। तो यहाँ पे क्या होगा, गहराई में, समुद्र में या फिर किसी भी पानी में क्या होगा, पानी में नेविगेट करना, पानी के अंदर नेविगेट करना यानी पता लगाना, किसका, पानी में वस्तुओं का पता लगाना। तो वस्तुओं का हमें क्या पता लगाना है, वस्तुओं का पता लगाने के लिए यानी वस्तु को नेविगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें वेव्स छोड़नी पड़ेंगी। अब पता लगाने के लिए हमें क्या पता चलेगा, उसकी दूरी कितनी है, उसकी दिशा क्या है, ये हमें पता चल जाएगा। लेकिन हमें छोड़ना क्या पड़ेगा, यहाँ पे कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा। तो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ी जाती हैं, तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ी जाती हैं, जो क्या करती हैं, जो कहीं से टकराकर वापस आती हैं। तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कितनी गहराई में चीजें हैं। तो यहाँ पे हम समुद्र की गहराई को पता करते हैं ना, वो भी सोनार के द्वारा करते हैं। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो जहां पे नेविगेशन आया है नेविगेट करने के लिए, तो ये तो डी गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। अब आ गया आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग और साउंड नेविगेशन एंड रेटिंग। रेंज मतलब दूरी की बात कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, सोनार मीन्स सुनार नहीं है भाई चित्रांशी, सुनार नहीं है, सोनार है। ठीक है, सोनार। आंसर पूजा का आंसर ए है, बिल्कुल समुद्र की गहराई में यूज होता है, बिल्कुल हाँ जी। अंकित बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर्ष वर्मा का आंसर है ए। तो सभी का आंसर आ चुका है, अफन लवर सभी बता रहे हैं ए आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। सर ओनली साइंस पढ़ाते हो क्या, नहीं सर अंकित भाई, मैं साइंस के अलावा जीएस भी पढ़ाता हूँ, पढ़ा लेता हूँ कुछ तो पढ़ कुछ तो पढ़ ले, सही बात है। शब्द आ गया रडार। अब आता है, जब आपने सुनार देखा भाई, अब आया रडार। तो यहां पे रडार किससे व्युत्पन्न होगा। ए कहता है रेट्रो डायग्नोसिस एंड रिकॉग्निशन, बी कहता है रेडियो डिटेक्शन एंड रिजोल्यूशन,
सी है यहाँ पे रैपिड डिटेक्शन एंड रिएक्शन, और डी यहाँ पे रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो आंसर क्या होगा, यहां पर भी इस रडार के माध्यम से भी क्या पता लगाते हैं, हम वस्तु का ही पता लगाते हैं, हम यहाँ पे वस्तुओं का ही पता लगाते हैं। वो तो हमने पानी के अंदर बताया, अब यहाँ पे पानी के बाहर पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें रडार का यूज करना पड़ेगा। और जैसे हम उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ रहे थे, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम रेडियो वेव्स छोड़ेंगे। जैसे उसमें हमने अल्ट्रा वेव्स छोड़ी थी, तो यहाँ पे रेडियो वेव्स छोड़ी जाएंगी, उस रेडियो वेव्स कहीं पर जाएंगी और उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती हैं। तो इस माध्यम से हम क्या बता सकते हैं, उसकी दूरी को बता सकते हैं। तो जैसे मिसाइल्स का हमला होता है ना, तो मिसाइल्स का हमला पता करने के लिए हम क्या करते हैं, रडार का यूज करते हैं। तो यहां पर रेडियो वेव्स छोड़ी जाएंगी, और वेव्स छोड़ने पर क्या होगा, ये आंसर निकल के आएगा। तो यहां पे क्या होगा, डिटेक्ट करना है किसको, रेडियो वेव्स के माध्यम से किसी चीज को डिटेक्ट करना और उसकी दूरी का पता लगाना, ये कहलाता है आपका रडार। तो जैसे आपका हवाई जहाज जो नेविगेट किए जाते हैं ना, कि हवाई जहाज कहां उड़ रहा है, तो वहां पे कोऑर्डिनेट जो होते हैं, उस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग रडार जो जाता है, रडार के अकॉर्डिंग वहां से पता चलता है कि हवाई जहाज कहां पर कितनी दूरी पे उड़ रहा है। ठीक है, तो पूजा ने आंसर दिया है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जीके क्लास टाइम, अंकित जाट, जीके का जो टाइम है वो है आपका 12 बजे सुबह। जीएस जीडी की क्लासेस जो होती हैं, जिसपे मैं जीएस पढ़ाता हूं आपको, 12 बजे क्लासेस होती हैं वो सुबह। ठीक है, आंसर आ गया बिल्कुल। इसके आगे का प्रश्न कबाड़ होगा। तो आंसर क्या होगा, देखो रडार का मतलब रेडियो, आर ए से क्या हो जाएगा, रेडियो। रेडियो क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, यानी पता लगा रहा है किसका, वस्तु का कितनी दूरी पर है, तो रेंजिंग हो जाएगा। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसी के साथ में आपके क्वेश्चन नंबर 22 खत्म होते हैं। और 22 खत्म होने के बाद में यहाँ पे आपकी आज की क्लास का ध्वनि जो चैप्टर है, साउंड वेव्स जो है, उसको मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। कल हमने वेव्स को पढ़ा था, तरंगों को समझा था, तरंग के टाइप पढ़े थे, तो वो हमने कल कंप्लीट कर लिया। आज हमने साउंड वेव्स को कंप्लीट कर लिया। मुझे लगता है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लिया करें, यहां भी पूछ सकते हो। अगर आपको डाउट आएगा तो मैं यहां पे बता दूंगा। बाकी आपको अगर बाद में समझ में आता है, कि अभी नहीं आता है, कुछ होते ना कि चीजें अभी देख लेते हैं लेकिन जब बाद में आता है दिमाग में, या उस दिन जो पढ़ाया था वो समझ में नहीं आया, तो जब ऐसा भी लगे ना, तब भी आप पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, तो मैं आपका आंसर दे दूंगा। ठीक है, हेलो। सोनार, रडार, फिर कबाड़। तो कबाड़ में क्या करते हैं कि कबाड़ में, कबाड़ मतलब कहाँ रखा हुआ है, कितनी दूरी पे रखा हुआ है, ये पता करते हैं। सर आजकल बहुत कुछ डिटेक्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। चलिए क्लास हो चुकी है, अब आपको बताना, गुड नाइट। गुड नाइट, बिल्कुल आपको नींद आ रही है, आप सो जाइए। तो अब आपको क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद में एक नई चैप्टर के साथ में कल आपकी क्लास होगी। जैसे आपका साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स कंप्लीट हो गया, इसके बाद में एक नए चैप्टर के साथ में कल फिर आएंगे। और मैंने आपको बता दिया था कि ये जो चीज़ सीरीज चल रही है, चैप्टर वाइज चल रही है, रोजाना एक चैप्टर आपका होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास की जाती है। यहाँ पर रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं, और जो साथी इन क्वेश्चंस को समझ पाए हैं, तो इस सेशन को लाइक करने के साथ साथ जो नए साथी मेरे साथ में जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें, और वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप हमारी क्लास में एंट्री कर पाओ। और एंट्री करने के बाद में कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जो आपका एग्जाम आने वाला है, उस एग्जाम में भी आपको क्वालिफाई होने में मदद मिल सकती है। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहिए, और इसी तरीके से आप हमें मोटिवेट करते रहिए, हम भी आपको मोटिवेशन देते रहेंगे पढ़ाकर, और आप हमें यहाँ पर लाइक के साथ में और चैनल को शेयर करने के साथ में मोटिवेट करते रहिए, जिससे हमें भी यहाँ पे क्या मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जो मेहनत हमारी चल रही है, ये मेहनत भी हमें लगेगा कि कहते ना कि किसी भी एक चीज़ के लिए मेहनत की जाती है। आप लोग पढ़ाई किसी ना एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कर रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पे चैनल को ग्रोथ लेने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि आपको आपके लिए क्लासेज ली जा रही हैं रोजाना, यहाँ पे क्लासेज आपके लिए, जैसे एसएससी जीडी चल रहा है, और आपकी रेलवे की क्लासेज चल रही हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई और क्लास चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस क्लास को हमें और समझना है, या फिर कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक में आपको डाउट है, तो वो टॉपिक भी आप हमें बता सकते हैं, उसके माध्यम से आपको वो टॉपिक भी कवर करके दे दिया जाएगा। हाँ जी, पूछ सकते हो भाई हर्ष वर्मा, एक बात पूछ लो। ठीक है, मैं रुका हुआ हूं।
जिसने फॉर्म नहीं भरा है उसके लिए भी जरूरी है क्या क्लास? बिल्कुल। जिसने फॉर्म नहीं भरा है तो उसको पता होना चाहिए सोनार क्या होता है, जैसे उन्होंने बताया सुनार, लेकिन सोनार नहीं, सोनार क्या होता है, रडार क्या होता है, ध्वनि वेव क्या निकलती हैं। ये तो बस एक जॉन कह सकते हो दैनिक जीवन की भी चीजें हैं, तो आप इनको समझने के लिए भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो कहते ना अपनी नॉलेज को बढ़ाना, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए, इसे रोकना नहीं चाहिए। तो अगर नहीं भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चित्रा ने आप नोटिस, अरे मैं सबकी सुन रहा हूँ, बताइए क्या कह रहे हो। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं किसके लिए? मुझके? मैं थोड़ी ना रहता हूँ। एसएससी जीडी का भरा है सर, हाँ एसएससी जीडी का भरा है तो आप उसमें क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी जीडी की क्लास जो है जिसमें प्रैक्टिस सेट चल रही है प्रीवियस ईयर की, तो 12 बजे क्लास होती है। सुबह 9 बजे से आपकी हिंदी की क्लास होती है, फिर आपकी मैथ्स की क्लास होती है, उसके बाद 12 बजे मेरी क्लास होती है जिसमें मैं आपको जीएस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, राधे राधे भाई। मेरे पास नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता? नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आता होगा क्योंकि आपने बेल आइकन को यहाँ पे क्या प्रेस नहीं किया होगा। बेल आइकन आप ऑन कर लो, बेल आइकन के बाद में आपको नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे, और अगर नहीं आ रहे तो एक बार आपको अपडेट कर लो। सर इंस्टा आईडी भी बता दो, दानिश भाई के बारे में सीरियस बात करनी है। तो दानिश भाई के बारे में मेरे से सीरियस क्या बात करनी है? दानिश भाई के बारे में बात है तो दानिश भाई से बात कर लो, मेरे से क्या करना है। हाँ भाई, फाइनल वॉच जरूर रखना। चलिए आज बस इतना हो गया, बस पूछ लिया, आपके क्वेश्चन हो गए। अब जो आपके डाउट हैं वो आपको कमेंट में बता देना, यहाँ तक हो गया। मेरा भी फॉर्म पड़ा है एसएससी जीडी में, तो आप क्लास से जुड़ सकते हो, ये क्लास होती है आपको पता है। गौरी मर गया वो कौन भाई? मेरे को नहीं पता है दानिश कौन है, तो क्यों मुझसे पूछ रहे हो? ठीक है रूबी गौतम, तुम भी रह लेना किसके लिए ये तो बता दो। चलो ये छोड़ो, बात खत्म करते हैं यहाँ तक, नहीं तो फिर बातें ज़्यादा हो जाएंगी। चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। कल आपकी फिर से क्लास होगी, 12 बजे आपकी क्लास होगी आपकी जीएस की, और बाकी की क्लासेज जो होती हैं आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। और 9 बजे जो क्लास होगी वो आपकी रेलवे की क्लास होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एवं शुभ रात्रि।